गुड मॉर्निंग बच्चों। 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फर्स्ट चैप्टर कौन है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद हमने पढ़ा, हाँ जी, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। बीच में ताकि थोड़ा सा चेंज हो, है ना, हल्का सा टेस्ट चेंज हो, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ाया, ठीक है ना। अब वापस से थोड़ा सोचना कि ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमने पढ़ा है, इसको तो थोड़ा पिक्चर में से निकाल दो। और अगर सीक्वेंस में देखोगे तो तुम आपका, हमने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और उसके बाद 1950 टू 1990। अब बात करते हैं किसकी? 1991 की, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, या इस चैप्टर को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। सारे बच्चों को पता है कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ और हमें जो विरासत में जो इकोनॉमी मिली वो बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके हमने फीचर्स भी देखे थे। एम्पुटेटेड इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, डिप्लीटेड इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, इस तरह के हमने बहुत सारे पॉइंटर्स देखे। फिर उन चीजों को सही करने के लिए 1950 से लेकर के 1990 तक काफी रिफॉर्म्स हुए। सारे बच्चों को पता है 2 बार आईपीआर लेके आया गया। एक बार तो देश के आजाद होने के जस्ट बाद 1948 में, और जब उससे भी बात नहीं बन रही थी तो 1956 में। और 1956 में इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए और इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए पीसी महालानोबिस प्लान को इंप्लीमेंट किया गया, है ना। और आपको अगर थोड़ा बहुत भी बच्चों याद हो तो आईपीआर में उन्होंने क्या किया? उन्होंने थ्री टाइप से क्या किए? क्लासिफिकेशन की, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी और स्केड्यूल सी। और अगर आपको समझ में आ रहा होगा वहां पे, तो आपने ये देखा होगा कि ज्यादातर ये जो प्राइमरी रोल था वो किसका था? पब्लिक सेक्टर का। किसका था? यानी कि गवर्नमेंट का प्राइमरी रोल था। स्केड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया? 11, 14, 17 इंडस्ट्रीज को। कितने को? और स्केड्यूल बी में किसको? 12 को। अरे कुछ भी बोल रहे हो, 12 को किया। कितने को किया? लेकिन सेकेंडरी में भी प्राइमरी रोल किसका था? गवर्नमेंट का। और बाकी फिर दूसरा सेकेंडरी रोल था किसका? प्राइवेट का। और स्केड्यूल सी को तो किसके लिए छोड़ दिया? मेन तो कौन था? स्केड्यूल ए और स्केड्यूल बी। उनमें ही किसका रोल था? 1990 तक गवर्नमेंट ने संभाले, सारे सेक्टर संभाले, जो जितने भी क्रूशियल सेक्टर थे, जितने भी क्या थे, सेंसिटिव सेक्टर थे, वो गवर्नमेंट ने 1990 तक संभाले। लेकिन गवर्नमेंट को अकल आ चुकी थी उस टाइम पे संभालने मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने गलत किया था, संभालने जरूरी थे। गवर्नमेंट ने संभालने जरूरी थे। क्यों संभालने जरूरी थे? क्योंकि हमारा देश जो आजाद होके आया था वो बहुत अच्छी स्थिति में हमें नहीं मिला था। जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी। तो गवर्नमेंट को सारे सेक्टर जो क्रूशियल सेक्टर थे, है ना, वो अपने पास जो सेंसिटिव सेक्टर थे वो रखने जरूरी थे। लेकिन 1990 तक आते आते गवर्नमेंट को संभाल नहीं रहे थे, और हालत इतनी खराब हो गई थी कि हमारी इकोनॉमी क्रैश होने वाली थी। हमारे पास अगले 1-2 हफ्ते के भी क्या नहीं बचे थे? फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स नहीं बचे थे। तो हमारे को कुछ तो इकोनॉमी में कुछ तो न्यू पॉलिसी की जरूरत थी, कुछ तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत थी, ताकि हमारी इकोनॉमी कोलैप्स ना करे, ठीक है ना। और उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे कौन? सरदार मनमोहन सिंह। और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एलपीजी का। नाम तो सुना ही होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आज आप ये जो मक्खन मलाई स्पीड वाली क्या देखते हो? आप ग्रोथ देखते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हो, है ना, उसका बेस तैयार किया गया था 1991 से। अगर वो बेस हमारा स्ट्रॉन्ग ना होता तो आज ये इतनी हाइपर ग्रोथ ना देखने मिलती है आपको। सही सुनो, आज जो भी ग्रोथ हो रही है वो कहीं ना कहीं बेस में जो काम करते हैं वो कौन काम करते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स काम करते हैं, जो कब में हुए थे? 1991 में, जुलाई में हुए थे, जुलाई 1991। और इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमें बहुत डिटेल में लिबरलाइजेशन को पढ़ना है। ऑल्दो मैं मानता हूं कि आपने पढ़ा होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लेकिन इस चैप्टर में और डेप्थ ज्यादा है ना। जब हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं
बिजनेस एनवायरनमेंट में ये कॉन्सेप्ट को, तो वहां पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हालांकि वहां पे भी काफी एक अच्छा लेवल है डिस्कशन का, लेकिन वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया गया है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। यहाँ पे जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका जो इंटेंशन है, इसका जो इंटेंट है, वो पढ़ने का इंटेंट है इकोनॉमिक इंटेंट, उसको इकोनॉमी के पर्पज से पढ़ रहे हैं, ना कि बिजनेस के पर्पज से, ठीक है ना, जहाँ पे हमें इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। वहां पे कोई भी डेटा नहीं था, यहाँ पे क्या है, डेटा है, ठीक है ना। तो बाकी बच्चों, इस चैप्टर की भूमिका में इतने ही शब्द मेरे को बोलने थे, और कुछ ना बोलते हुए सीधा इसका टेक्स्ट चालू करता हूँ, ठीक है ना। शुरू करते हैं किससे, इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन में इसने वही बात लिखी होगी जो मैंने अभी आपको बताई है ना। देखते हैं, सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये बात किसी से अनजान नहीं है, सारे बच्चों को पता है। 1950 टू 1990 वाले टॉपिक में हमने यही देखा था कि हमारी देश की गवर्नमेंट के सामने ये चैलेंज था कि उन्हें कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम क्या करना है, अडॉप्ट करना है, और कौन सा अडॉप्ट किया था, मिक्स किया था। उसी की चर्चा कर रहा है कि आजादी के बाद भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को क्या किया, अडॉप्ट किया, बट इन रियलिटी द पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ आवर इकोनॉमी एंड द प्राइवेट सेक्टर वाज इग्नोर्ड। लेकिन हकीकत तो ये थी कि जो प्राइमरी रोल था वो पब्लिक सेक्टर का था, जितने भी क्रूशियल और सेंसिटिव सेक्टर थे वो गवर्नमेंट के पास थे, और किसको इग्नोर किया गया, प्राइवेट पार्टी। बहुत दिक्कतें थी, कोई प्राइवेट पार्टी अगर बिजनेस करना चाहती थी, 100 तरह की रेगुलेशन उसके ऊपर लगाई जाती थी, 100 तरह की उसको रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर थी, उसको परमिशंस लेनी होती थी, लाइसेंसेस लेने होते थे। और एक इंसान जो पढ़ लिख करके, है ना, एक जिसका अभी खून खौल रहा है, ठीक है ना, वो कुछ तो करना चाहता है, कुछ तो नया करना चाहता है, उसकी वो जो सारी एनर्जी थी ना, वो सब किस में डाउन हो जाती थी, परमिशन लेने में और लाइसेंस लेने में। तो इंसान बिजनेस करने की सोचता ही नहीं था, और वो सोचता था कि जॉब ही अच्छी है, बिजनेस करने में 100 चक्कर है ना। 1991 में इसी बात को कंसीडर किया गया और बिजनेसेस के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट किया गया। क्या किया गया, एनवायरनमेंट फेवरेबल किया गया उनके रिगार्डिंग। तो उन्हीं को पढ़ना है कि वो कैसे कैसे किया गया। तो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर किया जाता था, देयर वाज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में बड़ी तगड़ी इन्वेस्टमेंट होती थी एंड वेरी लो इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर। और किसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती थी, प्राइवेट में। द डोमिनेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर फॉर अबाउट 4 डिकेड्स। कौन से वाले 4 डिकेड्स, 1950 टू 1990। वो कह रहे हैं कि जो वर्चस्व रहा है, जो डोमिनेंसी रही है पब्लिक सेक्टर की लगभग 40 सालों तक, यानी कि 4 दशकों तक, है ना, लीड्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन। वो 40 सालों में बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट हो गए थे इकोनॉमी के अंदर, विच हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे हमारी किसको सफर करना पड़ रहा था, ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस को सफर करना पड़ रहा था। कोई भी इंसान कुछ भी नया करने के लिए सोचता है तो वो चक्कर काटने में, इस विंडो पे जाओ, उस विंडो पे जाओ, सारे बच्चों को पता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है ना। इधर जाओ तो नहीं, इधर लंच का टाइम हो गया, उधर जाओ तो नहीं, ये नहीं करेंगे, शर्मा जी नहीं करेंगे, वर्मा जी करेंगे। वर्मा जी के पास जाओ तो वर्मा जी कह रहे हैं नहीं वो आज छुट्टी पे है, ठीक है ना, वो आएंगे 4 दिन बाद आएंगे। समझ में आ रही है ना बात। तो ये कार्यक्रम चल रहा था। तो ऐसे में जो बिजनेस पर्सन थे, वो बिजनेस पर्सन क्या होते, बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे थे। पॉजिटिवली अफेक्ट होते हैं, नेगेटिवली। तो कुछ तो हमें देश के अंदर बदलाव की जरूरत थी। सवाल यही है कि ये जो बदलाव होते हैं, जिसको आप सो कॉल्ड बदलाव बोल रहे हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये होते क्या है। ध्यान से सुनना, पहले यही समझ लेते कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या है। बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश की है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक सेट होता है, किसका, इकोनॉमिक पॉलिसीज का। इकोनॉमिक प्लानिंग भी बोल सकते हो, इकोनॉमिक प्लानिंग के सेट को, या इकोनॉमिक पॉलिसीज के सेट को। ऐसी पॉलिसीज के सेट को जो इकोनॉमिक पॉलिसीज किस में हेल्प करती है, दैट एक्सीलरेट्स द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्पीड को, उसकी पेस को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। ऐसी पॉलिसीज के सेट को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। वंस अगेन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज टू एक्सीलरेट द पेस, पेस बोले तो स्पीड ऑफ, ठीक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बताओ किसी बच्चे को डाउट है क्या। हाँ जी, क्या बोलेंगे हम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उन इकोनॉमिक पॉलिसीज का सेट, कलेक्शन भी बोल सकते हैं क्या, क्योंकि एक तो नहीं है। जैसे अभी 3 पढ़ेंगे ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो एलपीजी एक सेट हो गया ना। तो उन इकोनॉमिक पॉलिसीज का एक कॉम्बिनेशन, एक सेट,
जो क्या करेगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस को स्पीड अप करेगा, बूस्ट करेगा, एक्सीलरेट करेगा, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं? सवाल ये है कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने क्यों पड़े, और काफी हद तक मैंने इस चैप्टर की भूमिका में आपको बताया कि क्योंकि डोमिनेंसी किसकी हो चुकी थी, गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट को बात ये नहीं थी, गवर्नमेंट को जब तो बहुत खुशी हो रही थी कि हमने अपने पास रखे सारे सेक्टर जो कि जरूरी भी थे, लेकिन वो 40 सालों के अंदर गवर्नमेंट को अकल आई कि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो अच्छे से इनको एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया अभी हमसे संभलेगी नहीं, है ना। अब तो इन्हें प्राइवेट पार्टीज को सौंपना ही पड़ेगा और उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। और तुम यहाँ पे देखोगे ना बच्चों, जब रीजंस की हम बात करेंगे, तो जो बच्चों ने बहुत अच्छे से मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैं कह रहा हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक एक चैप्टर उठा लेना, और वो एक एक चैप्टर, हमने तो पूरे पूरे चैप्टर पढ़े हैं, यहाँ पे तो बस एक एक हेडिंग लिखी है उसने, और तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की जरूरत क्यों थी? वेरियस रीजंस फॉर मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द कंट्री आर, पहला इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। सबसे पहले तो क्या ही था कि गवर्नमेंट से मैनेज नहीं हो पा रही थी वो सारी चीजें, तो गवर्नमेंट का मैनेजमेंट क्या था, इनएफिशिएंट था। क्या था? इनएफिशिएंट था। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या करना पड़ा आपने को, रिफॉर्म्स करने पड़े, ठीक है ना। आप देखोगे कि ये जनरल हेडिंग बोल करके अब स्पेसिफिक हेडिंग बोलना चालू करेगा इसके बाद। देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड टू द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो हमें ये जो ओरिजिन देखते हैं हम किसका, जो रूट्स देखते हैं किसके, फाइनेंशियल क्राइसिस की, ये जो हमें हमारा जो फाइनेंस बिगड़ने लगा, सारे बच्चों को पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पैसा तो खर्च कर देती है लेकिन उसका उतना बेनिफिट जनरेट नहीं कर पाती, है ना। ये तो हम जब मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम बोलते हैं कि जनरली मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इसमें होते हैं लॉस मेकिंग होते हैं, इनएफिशिएंट होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये वही बोल रहे हैं कि जो ओरिजिन आप ट्रेस कर सकते हो फाइनेंशियल क्राइसिस का, वो कहां से, उसका रीजन क्या है, वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो मैनेज नहीं हो पा रही थी गवर्नमेंट पे। द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट इतना भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी टैक्सेशन से, एंड द रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, किससे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से, कि वो अपनी इकोनॉमी की, यहाँ पे लिखा नहीं है आगे की, मैं पूरा स्टेटमेंट पूरा करता हूँ, कि वो इकोनॉमी की जो जरूरतें हैं, जो नीड्स है, उनको क्या कर सके, पूरा कर सके। कहने का मतलब क्या है, पहला चैप्टर आपने पढ़ा था गवर्नमेंट बजट, यानी कि गवर्नमेंट को क्या आ रहे थे, डेफिसिट आ रहे थे। कौन से वाला डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से मैक्रो पढ़ी है तो आपको समझ में आता होगा, ठीक है ना, कि वो रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहा है, कि गवर्नमेंट इतना भी कलेक्ट नहीं कर पा रही थी कि वो इकोनॉमी को नॉर्मली रन करने के लिए क्या कर सके, वो पैसा यूज कर सके, तो वो पैसा आ ही नहीं रहा था, तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो दैट्स वाई हमें किसकी जरूरत थी बच्चों, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत थी, एक बात। दूसरा, हाई फिस्कल डेफिसिट। अभी तो केवल आरई की बात करी है, सॉरी आरडी की बात करी है, रेवेन्यू डेफिसिट की। अब वो बोल रहा है ओवरऑल जो घाटा था, ओवरऑल जो घाटा था, फिस्कल डेफिसिट। अब मेरे से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको फिस्कल डेफिसिट के बारे में कुछ भी बोलूंगा, ठीक है ना। ओवरऑल जो घाटा था फिस्कल डेफिसिट, वो भी साल दर साल गवर्नमेंट का बढ़ता जा रहा था, तो प्रॉब्लम नहीं थी क्या? हाँ जी, प्रॉब्लम थी कि नहीं थी? बिल्कुल, क्योंकि सारे बच्चों को पता है एफडी इज इक्वल टू बोरोइंग्स, जितना ज्यादा एफडी बढ़ेगा उतना ज्यादा गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। और लोन लेना, केवल लोन ही कोई ना लेती है गवर्नमेंट, साथ में उसका क्या भी तो आता है, इंटरेस्ट भी तो आता है, और अगर उसे रीपे नहीं कर पाएगी, वो बढ़ते जा रहा है हर साल, तो जो अगले साल, जो पिछले साल का जो इंटरेस्ट है, अगले साल वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, और गवर्नमेंट किसके सर्कल में फंस जाएगी, विशियस सर्कल ऑफ डेट, या जिसको हम बोलते हैं डेट ट्रैप। तो वो चीज है, एक रीजन वो है। द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वॉज मच हायर देन रेवेन्यू, गवर्नमेंट का जो खर्चा था वो बहुत ज्यादा था, किसके किससे, किसके कंपैरिजन में, उसके रेवेन्यू के। गवर्नमेंट को मिल कम रहे थे पैसे टैक्सेशन वगैरह से, बाकी चीजों से, है ना, लेकिन खर्च ज्यादा हो रहे थे। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट हैड टू बोरो मनी, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा था फ्रॉम बैंक, पब्लिक एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। मतलब इतनी हालत खराब थी हमारी कि अगर हम क्या करते थे ना, अगर हमें लोन भी लेने की जरूरत थी, अगर हमें क्या भी थी जरूरत, लोन की भी जरूरत थी, एक तो हमें जरूरत है, उल्टा कुछ सरकार तो ऐसी हुई है, स्टेट्स की बात करूं, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी में, अभी नाम लेके नहीं बताऊंगा आपको,
एक पर्टिकुलर पार्टी की गवर्नमेंट ऐसी हुई है कि हमें जरूरत है अपने इंफ्रा को बिल्ड करने के लिए, हमें लोन की जरूरत है, और हमने अप्रोच किया किसको, मतलब सरकार ने अप्रोच किया किसको, उसको वर्ल्ड बैंक को। किसको? वर्ल्ड बैंक को, कि हमें यूपी का इंफ्रा क्या करना है, डेवलप करना है, और हमें लोन की जरूरत है ना। जरूरत हमें, मतलब सरकार को जरूरत है इंफ्रा डेवलप करने की, वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया, और वर्ल्ड बैंक को भी नालायक ये बोल रहे हैं जाकर के, बताओ जी हमें कमीशन कितना दोगे। मतलब हमने अप्रोच किया लोन लेने के लिए, और कि हम कह रहे कि हम तुम्हारे से लोन ले लेंगे, ये बताओ हमें कमीशन कितना दोगे। ठीक है ना। वैसे इतनी हालत खराब थी। तो कह रहे हैं कि जब सरकार, एक तो सरकार इनएफिशिएंट तरीके से क्या हो रही है, रन कर रही है ना, चीजें संभल नहीं रही है। आरडी बढ़ रहा है। कौन सा बढ़ रहा है? आरडी। कौन सा आरडी? क्या बोलते हैं बोलो? रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है। साथ में क्या बढ़ रहा है? फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। और सारे बच्चों को पता है कि जब फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है तो वो इकोनॉमी में कौन सा प्रेशर क्रिएट करता है? इन्फ्लेशन। मार्केट में क्या क्रिएट होती है? क्योंकि मैं वापस से लाइन बोलूं या बस एक ही लाइन बोलूंगा? आपकी जरूरतों पे तो कौन खर्च कर रही है? गवर्नमेंट। आपकी जरूरतों को तो कौन पूरा कर रही है? और तुम अपना जो पैसा कमा रहे हो वो किस पे खर्च करोगे? अपनी चाहतों पे। तुम्हारे पास परचेजिंग पावर कम होएगी कि ज्यादा होएगी? जब परचेजिंग पावर ज्यादा होएगी तो मार्केट में तुम डिमांड कम करोगे कि ज्यादा करोगे? जब मार्केट में डिमांड ज्यादा करोगे, हाँ जी, तो मार्केट में इन्फ्लेशन होएगी कि डिफ्लेशन होएगी? तो वही तो कह रहे हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़े जा रही थी। दैट्स वाई हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत थी। 3 हेडिंग अभी बताई मैंने आपको। पहला इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, दूसरा हाई फिस्कल डेफिसिट, तीसरा इन्फ्लेशनरी प्रेशर। 3 ही हेडिंग गवर्नमेंट बजट से रिलेट करती है। ठीक है ना। देयर वाज अ कंसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस का जो लेवल था वो बढ़ते ही जा रहा था। वो क्या क्या ही होते जा रहा था? बढ़ते ही जा रहा था, ड्यू टू एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। क्योंकि मार्केट में क्या बढ़ रही थी? मनी सप्लाई बढ़ रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट लोन ले रही थी। अब सारे बच्चों को पता है लोन इंटरनली भी ले सकती है और बाहर से भी ले सकती है। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो भाई इन्फ्लेशन तो इकोनॉमी के अंदर आएगी। वही वो प्रोसेस मैं आपको थोड़ी देर पहले भी इलाबरेट कर रहा था। एंड शॉर्टेज ऑफ असेंशियल गुड्स। और किसकी कमी हो रही थी? असेंशियल गुड्स की कमी हो रही थी। नेक्स्ट अगले चैप्टर पे मूव कर जाते हैं हम। डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा किस में आ रहा था? डेफिसिट में। कब आता है बीओपी हमारा डेफिसिट में? जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो। मंगाए तो जा रहे हैं हम बाहर से, बाहर वाली कंट्री से, और बाहर उन्हें क्या नहीं कर रहे हैं हम? सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो जब मंगाए जा रहे हैं तो पैसा देना पड़ेगा, यानी कि फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी, हमें ज्यादा जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा? जब हम फिर डिमांड भी करेंगे फॉरेन करेंसी की तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ रहा था। क्या हो रहा था? आई थिंक यहाँ पे वो हेडिंग नहीं है क्या? आप चाहे तो लिख सकते हो, वो ये दोनों हेडिंग साथ में लिख सकते हो। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो डेफिसिट आ रहा था, साथ में जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट था वो बढ़ते जा रहा था। जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे लिखा है वही लिखेंगे, आप रीजन में वो भी लिख सकते हैं कि उस टाइम पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ते जा रहा था। क्यों बढ़ते जा रहा था उसमें लिखोगे आप? क्योंकि हमारा बीओपी किस में था? डेफिसिट में था। बीओपी डेफिसिट में होने का मतलब क्या हुआ? हम किसकी डिमांड करेंगे? हम भाई हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, और उसकी क्या होती है? फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है। और जब डिमांड ज्यादा होगी तो अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस में भी, जब डिमांड फर्स्ट हैंड में ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ते हैं, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट वहां पे बढ़ रहा था। तो दैट्स वाई भी हमें रिफॉर्म्स की जरूरत थी। तो 2 हेडिंग लिख सकते हो आप। देखो गवर्नमेंट बजट से 3 हेडिंग निकल करके आई, फॉरेन एक्सचेंज रेट से 1 हेडिंग निकल करके आई, है ना, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो उसका रीजन हो सकता है। अगले वाले चैप्टर से 1 हेडिंग निकल के आई, कौन? डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन्फ्लेशन में भी वो चौथे चैप्टर की बात कर लेता है, मनी सप्लाई के बढ़ने की बात कर लेता है। बात समझ में आ रही है? तो वो सारी चीजें तो देखो एक एक चैप्टर की एक एक हेडिंग निकल करके आ रही है, 2-2 3-3 हेडिंग भी निकल के आ रही है, जैसे गवर्नमेंट बजट जैसे चैप्टर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो रहा था? हमारा डेफिसिट आ रहा था हमारे को। द डेफिसिट इन बीओपी अराइजेस। वो कब अराइज होता है? जब हमारे इंपोर्ट क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। किससे? एक्सपोर्ट से। इवन आफ्टर इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस एंड फिक्सिंग कोटा। सारे बच्चों को पता है कि गवर्नमेंट ने किसको? सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी लेकर के आए थे फॉरेन ट्रेड में। कौन सी? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कुछ याद है आपको? है ना। तो उसमें क्या किया था गवर्नमेंट ने? ये तो किया था कि टैक्सेस क्या लगाए थे इंपोर्ट पे? ज्यादा लगाए थे। और क्या कोटा भी क्या किया था? फिक्स किया था। किया था कि नहीं किया था? वो करने के बावजूद भी देयर वाज अ शार्प राइज इन इंपोर्ट।
इंपोर्ट फिर भी क्या हो रहे थे, ज्यादा हो रहे थे, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड देयर वाज अ स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट, लेकिन एक्सपोर्ट में कोई भी ग्रोथ, तभी तो गवर्नमेंट ने एसईजी को क्या किया, स्टैब्लिश किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या करती है, स्टैब्लिश करने की बात करती है इन एरिया में कि जो सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जो सारा माल क्या करेगी, बाहर एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है ना। तो वो 1991 और उसके बाद से चालू हुआ था। कह रहे कि एक्सपोर्ट में कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी ड्यू टू लो क्वालिटी, क्योंकि हमारी क्वालिटी क्या थी, लो थी, और प्राइसेस क्या थे, ज्यादा थे इंडियन गुड्स के इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो कोई खरीदेगा कैसे, एक तो हल्की क्वालिटी और दूसरा प्राइसेस भी क्या उनके ज्यादा, तो कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो हमारे एक्सपोर्ट नहीं हो रहे थे, जबकि हम इंपोर्ट किए जा रहे थे। तो बीओपी तो किस में आना ही था, डेफिसिट में आना ही था। तो दैट्स व्हाई हमें किसकी जरूरत थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। वंस अगेन 4 हेडिंग बताइएगा, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, हाई फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और चौथा डेफिसिट इन द बीओपी। नेक्स्ट है बच्चों, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बोले तो पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, बहुत ज्यादा पुअर थी, ठीक है ना। मतलब पैसा ही पैसा खर्च ही हो रहा था, बाकी कलेक्शन कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है ना। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 40 years द पब्लिक सेक्टर वाज असाइंड एन इंपॉर्टेंट रोल। ये बात तो किसी से छुपी भी नहीं है कि 40 सालों में राज किसने किया है, गवर्नमेंट ने किया है ना। टू वर्क फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो सारी जो बागडोर थी वो किसके हाथ में थी, सरकार के हाथ में थी, देश की तरक्की करने के लिए। हाउएवर एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पब्लिक एंटरप्राइजेस, लेकिन कुछ ही पीएसयूज ऐसे थे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बाकी सब तो क्या थे, वो क्या थे, लॉस मेकिंग थे, जिन्हें बोला जाता है सोशल डेड वेट। क्या बोला जाता है, जो लॉस मेकिंग पीएसयूज थे उनके लिए एक बहुत फैंसी वर्ड यूज होते हैं यहाँ पे, कहीं तो आगे करेगा वो यूज, ठीक है ना। सोशल डेड वेट क्या मतलब, अगर मैं उसको हिंदी में बोलूं तो वो जिंदा लाश थे, क्या थे, सोशल डेड वेट, जो सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर बर्डन थे। एक्चुअल में तो वर्किंग में थे, लेकिन बर्डन थे, वो पैसा कमा के नहीं दे रहे थे। मतलब ये ऐसे बच्चे थे सरकार के कि जो सरकार को पैसा कमा के नहीं देते थे, उल्टा इनके ऊपर और क्या करना पड़ता था, कुछ ही बच्चों को छोड़ करके, कुछ ही बच्चों को छोड़ करके, कुछ ही इंडस्ट्रीज ऐसी थी जैसे ओएनजीसी वगैरह है, भेल है, गेल है, सेल है, ये तो अच्छा कुछ परफॉर्म कर रही थी, लेकिन बाकी जो और दूसरे जो सेक्टर थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, है ना। वो होने के बावजूद भी जिंदा लाश थे, ठीक है ना, उसे बोलते हैं सोशल डेड वेट। तो बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एंटरप्राइजेस, फ्यू पब्लिक एंटरप्राइजेस, कुछ ही पब्लिक कंपनीज को छोड़ करके द ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। जो हमारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो काफी डिसअपॉइंट करने वाली थी, ठीक है ना। वो हमें मतलब ऐसा दुख देने वाली थी या निराश करने वाली थी, है ना। और निराश करने से मतलब क्या है कि प्रॉफिट आएगा तो खुश होंगे हम, लॉस आएगा तो क्या होगा, बिल्कुल, ठीक है ना, मन दुख होएगा, दुख से भर जाएगा या दुखी होएगा, ठीक है ना, वैसा। नेक्स्ट है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अरे यार सिंपल सी बात है यार, जब बीओपी में क्या आएगा, तो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व तो घटेंगे और उल्टा बढ़ेंगे। घटेंगे जब हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, तो फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स थे हमारे पास वो क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे, ठीक है ना। इन 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फेल टू द लोएस्ट लेवल। अपने सबसे निचले स्तर पे हमारे पास रिजर्व्स थे, आज तो खैर बहुत अच्छे खासे रिजर्व्स हैं हमारे पास, है ना। और इंडिया बहुत टॉप रिजर्व होल्डर में आती है, ठीक है। 1991 में आवाज कहाँ चली गई, 1991 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फेल टू द लोएस्ट लेवल, वो लोएस्ट लेवल पे चले गए, विच लीड टू द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस इन द कंट्री, जिनसे इकोनॉमी के अंदर क्या हो रखी थी बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस हो रखी थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन टू अ लेवल, वो इतने नीचे तक गिर गए, इस हद तक गिर गए, दैट वाज नॉट एडिक्वेट, जो इतने भी नहीं थे हमारे पास, टू फाइनेंस इंपोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स, कि हम अपने 2 हफ्तों का भी इंपोर्ट कर पाए। मतलब समझो, अगर टाइम रहते पॉलिसीज ना बनाई गई होती तो अगले 2 हफ्ते में हमारी इकोनॉमी क्या थी, कोलैप्स थी, क्योंकि हमारे पास अगले बस इतना ही पैसा, इतना भी पैसा नहीं था कि अगले 2 हफ्ते जो हम इंपोर्ट करने वाले थे कि उतने भी हमारे पास क्या हो, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हो, है ना। सोचो एक बार अगर उस टाइम पे एलपीजी ना लेके आए थे जुलाई में, है ना, तो फिर क्या होता, अगले 2 हफ्ते में हम इंपोर्ट कर रहे थे, वो पैसा खत्म हो जाता बाहर, जब पैसा खत्म हो गया, सबको पता भी चल गया कि हमारे पास पैसा खत्म हो गया, तो बताओ अगले वाला कोई हमारे को भेजेगा,
और यहाँ पे क्राइसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्राइसिस। चीजों की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है तो क्रूड नहीं आ पाएगा। क्या नहीं आ पाएगा? और तुम्हें पता है कि जब हमारे इंटरनल हमारे ड्राइवर्स लोग ही हड़ताल करते हैं ना, स्ट्राइक करते हैं, तो देश की क्या हालत हो जाती है। और अगर क्रूड आएगा ही नहीं, ये बात नहीं है कि देश के अंदर है, देश के अंदर सप्लाई नहीं हो रहा है, जब बाहर से आएगा ही नहीं तो क्या हालत हमारी होती है। ठीक है ना, लोगों के सामने भीख मांगनी पड़ती। बात समझ में आ रही है? तो भला हो किसका? एलपीजी का उस टाइम पे। ठीक है ना, तो वो बोल रहे हैं एंड टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी पेड टू द इंटरनेशनल लेंडर। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम ब्याज पे कर पाए जो हमने लोन ले रखे थे, और या क्या ले पाए हम, इंपोर्ट कर पाए बाकी 2 हफ्ते के बाद। तो दैट्स वाई अपने को बच्चों रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। ठीक है ना, चलो एक बार इधर देखो वापस से। रीजन क्या थे इकोनॉमिक रिफॉर्म से? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रीजंस क्या थे? इस चैप्टर में बच्चों आपको काफी सारी एमटी देखने मिलेगी। एमडी इन्फ्लेशन का बीपी रिजर्व नहीं करा पाया। एमडी इन्फ्लेशन का बीपी, भाई जब बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है? हाँ जी, जब एमडी नहीं करा पा रहा है ना, तो भाई अब तो कुछ तो नया करना पड़ेगा, कुछ तो रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो यही रीजन है किसका? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। बोलो क्या रीजन है? एमडी इन्फ्लेशन का बीपी रिजर्व नहीं करा पाया, तो फिर क्या लाने पड़े हमें? इकोनॉमिक। ये रीजन है, ऐसे आप अपने माइंड में सेट करेंगे इसे। ठीक है ना। एम फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एफिशिएंट था कि इनएफिशिएंट? इनएफिशिएंट। डी फॉर डेफिसिट, हाई फिस्कल डेफिसिट। एमडी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है ना। एमडी इन्फ्लेशन का बीपी, बी फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट, और उसमें क्या था? सरप्लस की डेफिसिट? डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीपी, पी फॉर परफॉर्मेंस, हाँ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। बीपी रिजर्व, बोलो फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है ना, एमडी इन्फ्लेशन का बीपी रिजर्व नहीं करा पाया। ठीक है, तो दैट्स वाई हमें किसकी जरूरत पड़ी? बोलो ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट बात करते बच्चों, एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, कह रहे ध्यान से सुनना। टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 में जो हमारे को जो क्राइसिस देखनी पड़ी, द इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि वर्ल्ड बैंक। इंडियन गवर्नमेंट ने किसको अप्रोच किया? वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया। वर्ल्ड बैंक का नाम सारे बच्चों को पहले भी पता है, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना। एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और किसको अप्रोच किया साथ में? IMF को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। एंड रिसीव्ड, इन्होंने बताया कि देखो हमारे पास ये प्लान है, अब हम ये करेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करेंगे, इससे हमारे को इतना पैसा वैसा जनरेट होगा। पूरा इन्होंने, जैसे आजकल बनाते हैं ना वो कॉर्पोरेट में PPT बनाते हैं, तो ऐसे इन्होंने PPT बना के इन्हें दिखाई किसको? वर्ल्ड बैंक को और IMF को, कि देखो हमारे पास ये प्लान है, एक्शन प्लान है, आगे आगे हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी क्या कर दो? मदद कर दो। अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको। बेटा एक बात बताओ, मान लिया अपन लोगों को ब्लीडिंग हो रही है ना, हाथ में हमारे कट लग गया, ब्लेड लग गया, और हमारे को ब्लीडिंग हो रही है, से यस और नो? डॉक्टर जाकर के सबसे पहले लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करेगा कि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट करेगा? शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट क्या होगा आप मुझे बताओ? आपको इंजेक्शन वगैरह बाकी सब चीजें तो बाद में देगा ना, आपको मेडिकोज जो भी देगा वो प्रेस्क्राइब करेगा तो सब बाद में देगा ना। सबसे पहले क्या करेगा? वो जो ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग बंद करेगा, ताकि जो बॉडी के अंदर जो लॉस हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन अब आगे लॉस ना हो। क्योंकि अगर अदरवाइज अगर ब्लीडिंग होती रहेगी तो जो बाकी में जो साथ में जो फैमिली मेंबर आएंगे वो भी पैनिक करेंगे, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड ये क्या हो गया। ठीक है ना, डॉक्टर साहब देखो ना थोड़ा क्या हो गया। ठीक है ना, इतने तो ये पूरा खत्म हो जाएगा मामला, क्या फायदा होगा। तो पहले लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचते, किसके लिए सोचते? लॉन्ग टर्म के लिए। सुनो ना, ये वही तो है बच्चों, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब आगे अभी हमारे पास तो, सुनो अरे पीछे वालों, हमारे पास 2 ही हफ्तों का पैसा है बस, वो भी पूरा नहीं है ना। तो जाकर के किसके सामने हाथ फैलाए? वर्ल्ड बैंक के सामने और IMF। देखो जी हमारे पास ये रोड मैप है, ये एक्शन प्लान है ना, आगे तो हम संभाल लेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी तो ये अभी जो खून निकल रहा है इसको भी तो रोकना पड़ेगा ना। कितने रुपए दे दो भाई साहब? $7 बिलियन दे दो। कितने दे दो? $7 बिलियन दे दो। तो हम जो ये रायता फैल चुका ना, इसको यहीं कहीं समेट लेंगे हम। क्योंकि एक बार ना, सुनो ना, एक बार आउट ऑफ फंड्स हो गए ना, तो उसके बाद बेटा कोई भी, सब जब पैसा खत्म होता है ना तो रिश्ते गिरते हैं भाई।
है ना, जिनके साथ भी हमने रिलेशन मेंटेन करके रखे थे, जिन भी कंट्रीज के साथ जहां से भी इंपोर्ट होते, कोई भी नहीं माल बेचेगा भाई। सबको पता चल चुका था कि पैसे इनके पास क्या हो गए, खत्म हो गए। ये भूखे बंगाली है, कौन है, भूखे बंगाली। अब इन्हें पैसा, मतलब इनको माल देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि देंगे तो उल्टा पैसा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? तो सबसे पहले तो देखो सरकार ने उस टाइम पे यही दिमाग लगाया कि पहले जो हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए पहले जो ब्लीडिंग हो रही है, इस ब्लीडिंग को बंद किया जाए। तो सीधा किसके पास पहुंच गए, बोलो ना? वर्ल्ड बैंक के पास और आईएमएफ के पास, कि बाबूजी कितने रुपए दे दो, $7 बिलियन दे दो एज अ लोन। भीख नहीं मांग रहे हैं, लोन दे दो, चुका देंगे जी। ठीक है ना, ये एक्शन प्लान हमारे पास टू मैनेज द क्राइसिस, ताकि ये जो हो चुका है ना हमारे साथ, जो हादसा हुआ है हमारे साथ, ये इसको हम क्या कर सके, मैनेज कर सके। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज है। अगर आपको वो पूछेगा बताओ कि हमने किसको अप्रोच किया, तो क्या बोलोगे? आईएमएफ को और आईबीआरडी को। और अगर वो तीसरा ऑप्शन देगा, ठीक है ना, तो आप केवल उसमें से ए या बी को सेलेक्ट करोगे, तीसरे को करोगे, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। और अगर अमाउंट के बारे में पूछ ले तो $7 बिलियन। कितना? $7 बिलियन। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। अब ये जो मैंने कहानी सुनाई आपको, गंदी सी कहानी की, पहले ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग रोकिएगा, और उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिएगा। उसी से रिलेट करके, गंदी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ गंदी, तुम नहीं बोलने का गंदी, ठीक है ना। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसको हम दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में। अब भाई पहले तो चीजों को स्टेबलाइज करो, है ना, ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोको, स्टेबलाइज करो। समझ में आ रही ना बात? जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, उससे पहले क्या करो, रोको। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में। किसमें करेंगे? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स ऑफ मेजर्स। कौन कौन से कदम उठाए गए, बोलो ना? स्टेबलाइजेशन मेजर्स, दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स। बात करते किसकी? स्टेबलाइजेशन मेजर्स की। दे रेफर टू शॉर्ट टर्म मेजर्स। ये क्या होते हैं? which aim at correcting the deficit in the balance of payment and controlling inflation। ताकि हम क्या कर पाए, जो अपना डेफिसिट आ रहा है किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और इन्फ्लेशन जो रखी है उन्हें हम क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। बात समझ में आती है? उसके लिए किसके पास पहुंच गए हम? आईएमएफ और आईबीआरडी के पास। कितनी अमाउंट के लिए? $7 बिलियन के लिए। चलो, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ले जाओ। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया स्टेबलाइजेशन मेजर्स। चीजें क्या हो गई, बस मतलब रुक गई अभी। जो मतलब और रायता फैलने वाला था, वो और रायता फैलने से रुक गया। जो फैल चुका था बस अब उसे समेट लेंगे हम। वो समेटेंगे कैसे? किससे? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर से। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसे से खुश हुए फिर रहे बस। अब क्या करना पड़ेगा, जो प्लान दिखाया था ना उन्हें, जिसके बेसिस पर उन्होंने क्या दिया था, पैसा दिया था, अब उस प्लान को इंप्लीमेंट करने की बात आई है, उसको फॉलो करने की बारी आई है। तो वो बोल रहे हैं दे रेफर टू लॉन्ग टर्म मेजर्स। ये कैसे मेजर्स होते हैं? लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं विच एम एट इंप्रूविंग, ताकि हम क्या कर पाए, इंप्रूव कर पाए एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बना पाए। सबसे पहले तो अपने आप को एफिशिएंट करना था, देन इंटरनेशनल मार्केट में अपनी क्या बनानी थी, जो खोई हुई जो इमेज थी, है ना, जो लोग हमारे ऊपर शक करने लगे थे ना, आउट ऑफ मनी हो गए, ए लुटेगा पिटेगा कटेगा, वो अब ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो वैसा, तो उसके लिए वो रोड मैप जो हमने बनाया था वो इंप्लीमेंट करना था। और उसके लिए क्या किया, बोलो ना, क्या किया? आगे देखो ना, एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नाम तो सुना ही होगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991। जुलाई 1991 में गवर्नमेंट ने एनईपी या एनआईपी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी इसको बोलते हैं, वो अनाउंस की। तुम बोलोगे भैया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू क्यों बोल रहे हैं? अरे ऑलरेडी किया भी था, 1956 में भी किया था। इस बार एक नए तरीके से क्या कर रहे हैं, अब बिल्कुल सीन ही चेंज कर रहे हैं। वहां पे जो पुरानी जो पॉलिसीज थी, वहां पे डोमिनेंसी किसकी थी, गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर की। अभी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें डोमिनेंसी किसकी रहने वाली है, प्राइवेट सेक्टर की रहने वाली है। ठीक है ना। बात करते हैं किसकी, एलपीजी की, लिबरलाइजेशन। बस ये पढ़ लो लिबरलाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर नहीं पढ़ाऊंगा। कितने बजे? तो टाइम अकॉर्डिंगली नहीं सेट करवा सकते तुम, जब तुम्हें पता है कि 10:15 तक की टाइमिंग है, तो झूठ क्यों बोलते हो फिर? लिबरलाइजेशन, चैन से बैठ जाओ। लिबरलाइजेशन मींस, वो टेक्स्ट पढ़ा रहा हूं
जो ऑलरेडी आपको पता है ना, जो बहुत डिटेल में, ये जो लिबरलाइजेशन है ना, ये ऐसा लिबरलाइजेशन नहीं है वो चिंदी पिंदी लिबरलाइजेशन जो ऑलरेडी पड़ा है। जो चिंदी पिंदी है वो तो आज ही खत्म करा दूंगा। जो आगे का है ना, जो अच्छे पॉइंटर्स है जो आपके माइंड में सेट होने चाहिए, वो कल से चालू करेंगे। फिलहाल देख लो सारे। अच्छा चलो, मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे से पूछना चाहिए ना मेरे को। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है? रेज योर हैंड। वेरी गुड। व्हाट डू मीन बाय लिबरलाइजेशन? हाँ जी, पीछे वाली पंक्ति में एक भी हाथ नहीं उठा। पीछे कोई बैठा है कि मेरे को दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ जी, नालायक हो। ये बचपन में 11th के बच्चे भी पढ़ते हैं भाई लिबरलाइजेशन। किसमें? बताओ। 10th में भी बच्चे कह रहे 10th में भी पढ़ा है। नालायक जैन साहब, मैं भूल गया। चलो कन्हैया बताएगा। जो हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखी थी किसके ऊपर? प्राइवेट पार्टीज के ऊपर। उन रेस्ट्रिक्शंस को अब हटा देना है ना। पहले क्या बोलते थे? ए तू कौन है? प्राइवेट सेक्टर? नहीं नहीं नहीं, इधर से निकलने का, तुम्हारी कोई जगह ही नहीं है। अब क्या नहीं, आने का। ठीक है ना भाई, आओ, तुम आओगे तो ही तो इकोनॉमी चलेगी, अदरवाइज क्या हम नहीं संभाल पा रहे। ठीक है ना, तो वैसा। तो कह रहे लिबरलाइजेशन मींस, लिबरलाइजेशन का मतलब है द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। जो एंट्री, एंटर करने पे जो पाबंदियां लगा के रखी थी, और जो ग्रोथ पे है ना, एक्सपेंड करने पे, डाइवर्सिफाई करने पे जो रेस्ट्रिक्शन लगा के रखी थी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, वो सब क्या की गई? हटाई गई। इट इंक्लूड्स डीरेगुलेशन। जो रेगुलेट करके रखा था उसे क्या किया? ऑपोजिट किया, डीरेगुलेट किया। एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, और गवर्नमेंट के कंट्रोल को क्या किया? कम किया। एंड ग्रेटर फ्रीडम, और ज्यादा क्या दी? फ्रीडम दी। किसको? टू द प्राइवेट इन्वेस्टर। प्राइवेट इन्वेस्टर को, टू मेक द इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव, ताकि हम इकोनॉमी को क्या कर सके? ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना सके। ठीक है ना। बिफोर 1991 द गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड सेवरल टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स ऑन प्राइवेट एंटरप्राइजेस। सारे बच्चों को पता है 1991 से पहले स्केड्यूल ए में नहीं घुसने दे रहे। कह रहे कि आंख भी उठा के मत देखना स्केड्यूल ए की तरफ। तो ठीक है ना, बी में थोड़ी आंख उठाई तो एकदम से नीचे कर। ठीक है ना, क्योंकि पहला रोल किसका था? गवर्नमेंट का था। किसका था? सेकेंडरी रोल किसका था? प्राइवेट का। तो वही तो बोल रहा 1991 से पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्या लगा के रखे थे? कंट्रोल्स लगा के रखे थे प्राइवेट एंटरप्राइजेस के ऊपर डोमेस्टिक इकोनॉमी में। इट वाज एक्सपीरियंस्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट को एहसास हुआ सडनली दैट सेवरल शॉर्टकमिंग हैज इमर्ज, कि 40 सालों में बहुत रायता फैल गया, बहुत कमियां अराइज हो गई इन द इकोनॉमी ऑन अकाउंट ऑफ दिस कंट्रोल। किसकी वजह से? ये जो कंट्रोल्स हमने लगा के रखे हैं इनसे बहुत कमी हो गई इकोनॉमी के अंदर। लाइक करप्शन, जैसे कि करप्शन हो गया है ना। अनड्यू डिलेज, बहुत ज्यादा बेफालतू में क्या होने लगी? चीजें देर से होने लगी। ठीक है ना। एंड इनएफिशिएंसी, और क्या भी हो रही थी इकोनॉमी में? इनएफिशिएंसी भी हो रही थी। बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट, इन सब चीजों की वजह से लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज कंसीडर्ड एज अ की कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लिबरलाइजेशन को एकमात्र जरिया माना गया, या काफी इंपॉर्टेंट माना गया कि भाई अब तो ये करना ही पड़ेगा। ग्रेटर रिलायंस वाज टू बी प्लेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस। ज्यादा एक टाइप से रिलायंस, कैसे समझाऊं आपको? ज्यादा रिलायंस यानी कि ज्यादा विश्वास, है ना। ज्यादा विश्वास किसके ऊपर गया कि अब हम नहीं कंट्रोल करेंगे, मार्केट के ऊपर छोड़ देते। जैसे फ्री इकोनॉमी होती है ना, कि डिमांड और सप्लाई से रेट को निकलने दो, हम कंट्रोल नहीं करेंगे, डिमांड और सप्लाई से मार्केट को ऑपरेट होने दो। तो वैसा किया गया कि मार्केट फोर्सेस के ऊपर विश्वास जताया गया, rather than checks and control, बजाय इसके कि हम checks and control लगाएं। ठीक है ना। Various reforms under liberalization are given as under। liberalization में ये रिफॉर्म्स किए गए, ये तो हेडिंग है, अभी इनके अंदर भी कंटेंट है। बस इतना बता के भेज रहा हूं, है ना। लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने किया फॉरेन ट्रेड फिट है बॉस। बोलो ना, फॉरेन ट्रेड। अभी 1991 में खून के आंसू रोए कि नहीं रोए? है ना। जब $7 बिलियन मिल गए, ठीक है ना, उसके बाद जो रोड मैप दिखा रहे थे, तो गवर्नमेंट ऐसा बोल रही थी कि इसको ऐसा समझो, उसको IBRD को और IMF को, बोले अभी दे दो बस $7 बिलियन। उसके बाद तो फॉरेन ट्रेड, अरे बोलो ना, फॉरेन ट्रेड फिट है बॉस। फॉरेन ट्रेड। उन्होंने लिबरलाइजेशन में किस किस के रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाई? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। कौन से रिफॉर्म्स किए? फॉरेन एक्सचेंज। ये आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे हम डिटेल में कल। इनके बस नाम करा रहा हूं। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, जिसको आप क्या भी बोल सकते हो? एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। दूसरा फॉरेन ट्रेड, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। फॉरेन ट्रेड फिट है बॉस, F फॉर
बोलो, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, आई फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म एंड टी फॉर टैक्स रिफॉर्म्स, या जिसको फिस्कल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। और फाइनली फॉरेन ट्रेड। इनकी हेडिंग्स या इनके अंदर बहुत सारे पॉइंटर्स है, वो पॉइंटर माइंड में सेट कल कराऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोऑपरेट करने के लिए। मुझे पता है आप गुस्सा हो मेरे से, लेकिन फिर भी ठीक है ना। हाँ जी, कल से कल कल वापस से, हाँ 7:15 से 10:15।